प्रिय मित्रों, नमस्कार। और सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके हमारे प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। अभी तक हमने केवल ज्योग्राफी से संबंधित विषयों को लगभग हमने 70 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उनको क्रम से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं आप लोग और फिर जो है उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये जो है सभी हमारे जितने भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, टेट टू बॉटम सब एकदम समझ लीजिए कि आप लोगों से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसको आप लोग अवश्य ही देखिएगा, इससे आप लोगों को अधिकाधिक लाभ। ठीक है, तो आज हम लोग जो है शुरू करेंगे कि खनिज संसाधन। आज हमारा एक नया अध्याय होगा। ठीक है, वो खनिज संसाधन है। इसके पहले हम लोगों ने जो है भारत में पशु संसाधन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा वो जो है अध्याय पूरा हो गया था। अब जो है हम खनिज संसाधन पे विचार करेंगे। तो हमारा अध्याय जो है वो खनिज संसाधन रहेगा। तो हम अध्याय जैसा कि हमारा खनिज संसाधन, खनिज संसाधन पे हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, खनिज संसाधन जो है किसी भी देश के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे खनिज। खनिज क्या चीज होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि खनिज क्या चीजें होती है। देखिए, खनिज का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। खनिज, खनिज है जल, ठीक है, जिसको खन के, ठीक है, यानी कि खोद के निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी के अंदर जो है ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। ठीक है, प्रकृति ने हमें इसे दे रखा है हमारे इस्तेमाल, हमारे यूज के लिए। तो ये हमारे पृथ्वी पे जो है विद्यमान है और वहीं से हम इनको इनका उत्खनन करके जो है या खुदाई करके इनको निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है खनिज कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी से खोद के निकाले गए हुए प्राकृतिक पदार्थ सभी खनिज की श्रेणी में रखे जाएंगे, यानी खनिज कहलाएंगे। आप समझ गए होंगे कि खनिज क्या है। यानी कि पृथ्वी से खोद के निकाले गए प्राकृतिक या पृथ्वी में पाए जाने, ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाएगा। ठीक है, तो एक खनिज की हमारी परिभाषा हो जाएगी। खनिज को आप खोद के निकालते हैं, उनकी खुदाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें कभी कभी आता है, देखेंगे आप, इसके लिए एक शब्द जो है, फिर हालांकि यहाँ खुदाई करके ही निकाला जाता है, तो लेकिन आपने इतिहास पढ़ा होगा, जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है उत्खनन। ठीक है, तो उत्खनन क्या होता है, उत्खनन और खनन में क्या अंतर है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि हम बात करें अगर उत्खनन की, यहाँ पे अगर हम बात करें उत्खनन, ठीक है, तो कहीं पे आप देखेंगे उत्खनन लिखा होगा, कहीं पे आप देखेंगे खनन लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों दो बातें हैं। ठीक है, कहीं पे आप देखेंगे खनन लिखा होगा, कहीं उत्खनन होगा। तो उत्खनन क्या चीज होता है, उत्खनन का मतलब है कि आप जो है उसको क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज, क्षैतिज रूप से किसी चीज की खुदाई कर, मान लेते हैं कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, तो आपको इस यहाँ ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से खुदाई करना है। ठीक है, क्षैतिज रूप से जब आप खुदाई कर रहे हैं, यानी कि उसकी गहराई बहुत कम होती है। ठीक है, गहराई आप कम लीजिए, उस चीज को उत्खनन कहते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर खुदाई कर लेना क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आप कहेंगे उसको उत्खनन के अंदर तक। ठीक है, उत्खनन के अंदर तक रखेंगे, जब इसको आप जो है क्षैतिजता इसकी खुदाई करते हैं तब उसको कहा जाता है उत्खनन। ठीक है, कायदे से बात को समझिएगा। और खनन जो होता है जब आप किसी खुदाई को ऊर्ध्वाधर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अगर आपने खुदाई को ऊर्ध्वाधर कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी खुदाई कर रहे हैं, इस स्टेप में खुदाई कर रहे हैं और काफी गहराई तक खुदाई कर रहे हैं,
तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, खनन कहेंगे। ठीक है, खनन कहेंगे। इस चीज को जानते रहिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। अगर एक होता है खुली खदान, खुली खदान, खुली खदान क्या चीज होता है, खुली खदान का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है कम गहराई वाली होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई भूखंड है, वहां पे कम खुदाई वाले, ठीक है, यहाँ तक कि कम खुदाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खुली खदान कहा जाता है। एक होता है कूप खदान। क्या होता है, कूप खदान। कूप खदान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई है, कोई भूखंड है, कोई पेड़ है, यहाँ पे ज्यादा गहराई, ठीक है, यहाँ पे गहराई पूरा ज्यादा है, और उस गहराई मतलब बहुत ज्यादा गहराई या गहराई वाले खदान को जो है कूप खदान बोलेंगे। ठीक है, अगर आपने बहुत गहराई में खुदाई किया है तो उसको हम कहेंगे कूप। कूप भाई, कूप माने कुआं होता है, कुएं की गहराई तो होबे करती है। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं, इसको कूप खदान के अंतर्गत हम रखेंगे। अगर थोड़ा सा खुदा गया है, थोड़ी सी खुदाई हुई है, तो उसको हम खुली खदान बोलेंगे। ठीक है, खनन से संबंधित है कि चीजों को गहराई के साथ खुदाई करना जो है वो क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। और उस खनन का मतलब है कि ऊपर ऊपर खुदाई करना, यानी कि क्षैतिज में चारों तरफ। ठीक है, क्षैतिज में किसी क्षेत्र या धरातल पर जो है क्षैतिजता अगर आप खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई करने का मतलब है कि अगर क्षैतिज रूप से आप खुदाई कर रहे हैं बड़े क्षेत्र में, तो ये चीज उत्खनन कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि खनन क्या चीज होता है, उत्खनन क्या चीज होता है। ठीक है, खुली खदान क्या है, और यहाँ पे जो है कूप खदान क्या है, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बात को हमें बताना था। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ये सब हालांकि पूछे जाने वाली बातें नहीं है, लेकिन आपके समझने की बातें हैं। ठीक है, ये आपसे परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपकी समझ की बात है। कोई पूछ ले उत्खनन और खनन में क्या अंतर है, शायद हम लोग फेल हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप लोग अगर विधिवत से जाने रहेंगे तो उत्खनन और खनन में अंतर बता ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे खनिज, ठीक है, तो खनिज क्या चीज है, तो हमने बताया कि खनिज क्या चीजें होती है। खनिज का मतलब है कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नोट कर सकते हैं, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या होते हैं, खनिज जो है हमारी पृथ्वी में जो है विद्यमान क्या होते हैं, एक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पृथ्वी में पड़े रहते हैं, इसको हम और आपने नहीं डाला है, इसको हमारी प्रकृति ने जो है वो प्रदान किया है। ठीक है, तो खनिजों का अगर वितरण देखेंगे ना, तो खनिजों का वितरण जो है ऐसा नहीं है कि सभी जगह ये उपलब्ध है। ठीक है, ये अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अलग अलग खनिज होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कहीं पे खनिजों की अधिकता है, कहीं पे खनिज नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों की हम पहचान करेंगे और उस पहचान के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे कोई ऐसे क्षेत्र कहाँ कहाँ, भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में कहाँ कहाँ है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को हम पहचानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इस बात को भी जानेंगे कि खनिज आखिर इनका वर्गीकरण किया जाए, खनिज क्या क्या खनिज है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जो है यहाँ पे खनिजों का वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम खनिजों का जो है वर्गीकरण करेंगे। तो खनिजों का वर्गीकरण देख लीजिए, तो खनिज यहाँ पे का वर्गीकरण, ठीक है, हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। तो खनिजों के वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है धात्विक खनिज लिखेंगे, धात्विक खनिज। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिख देंगे
आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और लिखेंगे ऊर्जा खनिज, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऊर्जा खनिज। आप ऊर्जा खनिज को, तो हम इसको तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं। देखिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो ये आग्नेय शैल की चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों में ऐसी खनिजें पाई जाती हैं, धात्विक खनिजें, ठीक है। और अधात्विक खनिजें कहाँ पाई जाती हैं? वो परतदार शैलों में पाई जाती है। कौन से शैलों में पाई जाती हैं? परतदार शैलों में जो है अधात्विक खनिज मिलेगी। चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। तो आग्नेय शैल, यहाँ पे लिख सकते हैं आग्नेय शैलों में, ठीक है, पाई जाती है। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये परतदार, परतदार शैलों में पाई जाती है, ठीक है। परतदार शैलों में पाई जाती है, ठीक है। ये भी जो है आप समझिए परतदार की शैलों में पाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए। यहाँ पे धात्विक खनिजों को जो है भी जो है दो कैटेगरी में बांट लेंगे, ठीक है। एक को कहेंगे जो है लौह धात्विक, क्या कहेंगे? लौह धात्विक। और एक को कहेंगे अलौह, अलौह धात्विक, ठीक है। यहाँ पे जो है एक को कहेंगे लौह धात्विक, एक को कहेंगे अलौह धात्विक। अब लौह धात्विक क्या चीज होता है? ठीक है, जिसमें, जिस पदार्थ में या जिस खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है, ठीक है। जिस खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लौह धात्विक कहा जाए। और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? अलौह कहा जाएगा, ठीक है। अलौह, आ माने नहीं, लौह माने लोहा, ठीक है। जिसमें लोहा का अंश नहीं है उसको अलौह बोलेंगे, और जिसमें लोहे का अंश है उसको हम लौह धात्विक खनिज या लौह खनिज कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ में आ रही है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है लौह धात्विक खनिज है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे लौह धात्विक खनिज में लौह अयस्क की है, लौह अयस्क, लौह अयस्क है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आया है कि टर्मिनोलॉजी अयस्क आ रहा, और या ओ आर, ठीक है। यहाँ पे जो है अयस्क आ रहा है, तो अयस्क का क्या मतलब होता है? अयस्क का मतलब ये होता है कि ऐसा खनिज, ठीक है, ऐसा खनिज पदार्थ जो एक ही खनिज पदार्थों का सांद्रण हो, ठीक है। एक ही टाइप के खनिज अगर पाए जा रहे हैं तो उसे हम जो है अयस्क कहेंगे। अब अयस्क वाली बात है, अयस्क जो होता है वो किसी का भी अयस्क हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीज का अयस्क हो सकता है, लोहे का अयस्क हो सकता है, ठीक है, चांदी का अयस्क हो सकता है, सोने का अयस्क हो सकता है। मतलब किसी अयस्क का मतलब ये होता है कि अयस्क समझ लीजिए कच्चा माल है, ठीक है। कच्चा माल होता है। जैसे अभी लोहा आप जिस फॉर्म में देखते हैं, इस्पात को जिस फॉर्म में देख रहे हैं, क्या आप जो है उसी फॉर्म में नीचे से निकाला जाता है? पृथ्वी से आप उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं, उसी रूप में उसको निकाल सकते हैं? नहीं। जब भी निकाला जाएगा तो वो उसमें तमाम अशुद्धियां होंगी, ठीक है। जब भी वो निकाला जाएगा तो उसमें लोहे में तमाम अशुद्धियां मिली होती हैं, लेकिन जिस फॉर्म में वो निकाला जा रहा है उसी को हम पूरी रूप से क्या कहेंगे? उसी चीज को हम कहते हैं अयस्क। अब लोहे का उस अयस्क में किसकी ज्यादा मात्रा है उसी के नाम पे डिपेंड हो जाएगी। अगर हम देखेंगे उसमें लोहा ज्यादा है तो हम कहते हैं कि भाई लौह अयस्क है। अगर हम देख लेंगे मैग्नीज का ज्यादा है तो हम कहते हैं मैग्नीज का अयस्क है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अगर हम देख लें बॉक्साइट का ज्यादा है तो हम कहते हैं कि बॉक्साइट का अयस्क है। जिसकी परसेंटेज, जिसमें उस अयस्क में जिस धातु का परसेंटेज ज्यादा होगा तो हम कह देंगे कि इसी का अयस्क है। बात समझ में आ रही है? अयस्क का मतलब कच्चा माल होता है, ठीक है।
कच्चा माल के तरीके से होता है तो उसी को हम अयस्क कह रहे हैं, जिसे डायरेक्ट जो है पृथ्वी से खोद के निकाला जाता है और अयस्क कहलाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो लोहे का अयस्क है तो हम लौह अयस्क कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लौह अयस्क के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो लौह अयस्क लिख लीजिए, मैंगनीज लिख सकते हैं, मैंगनीज, निकिल लिख सकते हैं, निकिल, निकिल लिख सकते हैं, कोबाल्ट लिख लीजिए, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दीजिएगा। ये सब जो है आपके लौह अयस्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आएंगे, तो इसको जो है आप लोग लौह अयस्क। अब हम जो है अलौह के बारे में हम लोगों से चर्चा करेंगे, ठीक है। अलौह धातु क्या होता है, अलौह धातु का मतलब होता है कि जिसमें जो है लोहे का अंश नहीं है, ठीक है, इसमें लोहे का अंश नहीं होता है। अलौह में देखेंगे जैसे शीशा है, तांबा है, जस्ता है, ठीक है, शीशा, तांबा। आप जो है बॉक्साइट को भी नोट कर सकते हैं, बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। तो ये सब क्या है, अलौह है, ठीक है, अलौह है। इसी अलौह के अंतर्गत ही समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुमूल्य धातु है, ठीक है, बहुमूल्य, बहुमूल्य धातु, ठीक है। बहुमूल्य धातु में जैसे आप देखेंगे बहुमूल्य धातुएं भी होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। तो ये सब क्या है, ये सब बहुमूल्य धातुएं है, ठीक है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुमूल्य धातुएं है। हालांकि इसमें भी आप देखेंगे लोहा नहीं होता है, ठीक है, ये भी अलौह की श्रेणी में ही लगभग आएंगे, लेकिन जो है इनको हम अलग से, ये चूंकि बहुमूल्य है, ठीक है, कीमती धातु होती है, इनको हम अलग से दर्शा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक खनिजों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आध्यात्मिक खनिज में क्या क्या आप लोग यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। तो आध्यात्मिक में आप देखेंगे जैसे अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक है, संगमरमर है, संगमरमर है, ठीक है, और यहाँ पर चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर लिख लीजिएगा, बॉक्साइट। तो ये सब चीजें देखिए, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर, नमक, पोटास, सल्फर, बलुआ पत्थर, ये सब किस श्रेणी में आते हैं, ये सब आधात्मिक खनिज है, ठीक है। इनकी भी खुदाई की जाती है और खोद के इनको निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन इनकी श्रेणी क्या है, ये हमारे आध्यात्मिक खनिज है। ऊर्जा में देख लीजिए आप, ऊर्जा खनिज में पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। आपका जो है प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, आप देखें तो कोयला है, कोयला है, ठीक है, तो कोयला भी इसी में आएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग बता सकते हैं कि ऊर्जा खनिज, ठीक है, तो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत हो गए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। तो आपने देखा कि हमने जो है खनिजों का यहाँ पे पूरी तरीके से वर्गीकरण कर लिया है, ठीक है। तो हमने खनिजों को जो बांटा, इनका वर्गीकरण किया, तो धात्विक खनिज को यहाँ पे लिखा, आधात्मिक खनिज और एक ऊर्जा खनिज अलग से हमने नोट कर दिया, ठीक है। हमने धात्विक खनिजों को जो है 3 श्रेणियों में बांट दिया, लौह खनिज, अलौह खनिज और कुछ बहुमूल्य धातु है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग अलग अलग कैटेगराइज करके समझ लिए होंगे। फिर आध्यात्मिक खनिजों को हमने एक श्रेणी बना दिया है,
फिर ऊर्जा खनिज को हमने अलग से लिख दिया है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस के रूप में इन चीजों को हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में, अपना जो प्यारा भारत है, इस भारत में ये जो खनिजों की पेटियां हैं या खनिज का क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम भारत की बात करें तो हम 5 क्षेत्रों की पहचान करेंगे। ठीक है, 5 क्षेत्रों को समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये बात नोट करेंगे कि ये 5 पेटियां भारत में कहाँ कहाँ है और यही भी ये सब खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि सभी खनिज इकट्ठे नहीं मिलेंगे, अलग अलग स्थानों पे मिलेंगे। ठीक है, तो उन 5 पेटियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, उन 5 क्षेत्रों को हम पहचान करेंगे और फिर जो है पहचान करने के बाद जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से खनिज की उपलब्धता वहां पे है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि भारत में खनिज क्षेत्र, ठीक है, भारत में प्रमुख खनिज क्षेत्र, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो आइए हम जो है यहाँ पे एक प्यारा सा भारत अपना बना लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, आप लोगों को केवल बताना है। ठीक है, इसलिए छोटा ही बनाएंगे। एक भारत बना लेते हैं, हम लोगों ने बना लिया है थोड़ा सा, यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो रफली मैं, हमने बताया था कि आप लोगों को एक बन जाना चाहिए, तुरंत जो है बन जाए, हमें कोई नाम जो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें थोड़ा सा क्षेत्रों की पहचान करनी है कि कहाँ कहाँ से क्षेत्र आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है भारत में, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का कौन सा भाग जो है पूर्वी होता है, कौन उत्तरी होता है। हालांकि आप लोग जानते होंगे, हमने कई बार बताया है कि हमेशा इधर की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आप देखेंगे पूरब होता है और इस तरफ जो है पश्चिम होता है। तो ये सारी दिशाएं आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम चीजों को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक पेटी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक पेटी मिलती है, हमने इसको ए नाम दे दिया, लेकिन अब इसकी दिशा क्या बनेगी, तो इसकी दिशा जो है आप देखेंगे कि यहाँ उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, लेकिन किसका उत्तर पूर्व है, प्रायद्वीप का उत्तर पूर्व है। आप भारत में अगर देखेंगे तो भारत में ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इसके नीचे यानी कि आप देखेंगे जो आपका विंध्याचल श्रेणी है, हमने ये सब बातें पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया है, अगर जो ना देखें कृपया वो जाके पहले सीरियल से हमारे जो है क्रम से जो है उसको आप देखेंगे वीडियो, तो हमने बातों को क्लियर किया है। देखिए जो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी के सीधे नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जो है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे और फिर उत्तर की तरफ जो है आप देखेंगे उत्तरी भारत कहलाता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पर्वतीय भाग आते हैं और फिर इसके बाद जो है गंगा का मैदान शामिल होता है। ठीक है, तो उत्तर भारत की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर विंध्याचल के नीचे जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व के कोने पर है। ठीक है, ये क्षेत्र, इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेंगे। तो हमारा पहला वाला क्षेत्र क्या बनेगा, यहाँ पे उत्तर, उत्तरी पूर्वी
प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये वाला हमारा पार्ट जो है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्यों में फैला है, तो इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज के लिए आप लोगों को स्टेट, जितने भी स्टेट है, ठीक है, भारत के जितने भी राज्य है, उन राज्यों की लोकेशन जो है भली भांति याद होनी चाहिए। हमने जो है पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, पीछे सारी बातें सब हम इसलिए अब शुरू कर रहे हैं कि ये सब हम बता चुके हैं, पहली वाली वीडियो में सब बताए हैं कि किस राज्य की सिचुएशन कहाँ है, ठीक है, वो स्थिति मतलब लोकेट कहाँ है, उनके हमने जो है चर्चा कर लिया है, ठीक है। अब हम केवल ये बताएंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए बिहार का दक्षिणी भाग है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो हम तो ऐसे बताएंगे। अब क्योंकि पीछे बताना जो है संभव नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जो है चीजों को यहीं पे बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से किस किस राज्य में फैला है, ठीक है। तो देखिए सबसे बात ये समझ लीजिएगा कि ये भारत का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र माना है, खनिजों की दृष्टि से जो है यह क्षेत्र बहुत समृद्धशाली है, ठीक है, यह समृद्धतम है, ऐसा नोट कर सकते हैं। यह भारत का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। देखिए हम यहाँ दिखाने का मतलब, जब हम खनिज पढ़ा रहे हैं तो समृद्ध किसके क्षेत्र में है, खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध है। वैसा मत समझ लेना कि जो है ये पानी के लिए, ठीक है, और बालू के लिए, या जो है जानवरों के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से मत समझिए कि इसके मामले में जो है समृद्ध है, मार काट करके समृद्ध है, ये सब बातें नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, खनिज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और खनिज में जो है आप इतना जानिएगा कि ये वाला क्षेत्र जो है ये खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, समृद्ध है, ठीक है। इसे भारत का खनिज हृदय स्थल भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, खनिज हृदय स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे भारत का खनिज हृदय स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समृद्धशाली है कि इसको इस नाम की संज्ञा दिया जाता है, खनिज हृदय स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खनिजों का इतना भंडार है, ठीक है। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं कितने कितने राज्यों में फैला है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यह दक्षिणी बिहार, ठीक है, बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड, यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, ओडिशा, नीचे आप देखेंगे ओडिशा में विस्तृत है। तो इन क्षेत्रों में जो है यह क्षेत्र क्या है, विस्तृत है, ठीक, क्लियर हो रही बातें, समझ में आ रहा है ना। ये चीज आप लोग को समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बिहार का है, पूरा झारखंड देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ है, और ये पूरा उड़ीसा राज्य है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों की समझ में। आयनों की बात करें तो यहाँ पे नीस और ग्रेनाइट शैलें हैं, ठीक है, यहाँ नीस एवं ग्रेनाइट शैलें पाई जाती है, ठीक है। इस स्थान पे कौन सी शैली पाई जाती है, ग्रेनाइट और नीस की शैली। क्या चीज पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है, यहाँ देखेंगे आप लोग लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, ठीक है,
मैग्नीज, बॉक्साइट, बॉक्साइट, अभ्रक, अभ्रक आदि। आज जो है इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लौह है, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ठीक है, इस सबका विशाल भंडार यहाँ पे है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है इन सभी का विशाल भंडार है। इस पेटी को जो है, यानी इस पेटी को उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इस पेटी को जो है इस्पात, लौह इस्पात पेटी कहा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से लौह इस्पात पेटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे कोयला और लोहा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कोयला और लोहा का विशाल भंडार है, इसलिए यहाँ पर बोकारो, राउरकेला, ठीक है, दुर्गापुर इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लौह एवं इस्पात की पेटी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बोकारो, राउरकेला, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें बताना है कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके करके बताइएगा कि दुर्गापुर किस राज्य में है, जमशेदपुर किस राज्य में है, राउरकेला किस राज्य में है, और बोकारो, ठीक है। ये सभी लौह इस्पात के जो है बनाने की जो है प्रक्रिया है। ठीक है, कहने का मतलब लौह इस्पात उद्योग जो है इस क्षेत्र में स्थापित हुआ है और उनके नाम से हमने ये चीजें लिखी है। ठीक है, यहाँ बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। ठीक है, यहाँ पे ये लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, इसलिए इसलिए इस क्षेत्र को या इसलिए इसे लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है, इस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो है इस क्षेत्र का जिक्र कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं मध्य क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में आते हैं और इसका नाम हम जो है विराट देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है मध्य क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा समृद्धशाली ये क्षेत्र है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आइए हम मध्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मध्य क्षेत्र, तो यहाँ पे इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है नंबर बी पे लगाते हैं। ठीक है, बी को हम मध्य क्षेत्र बोलेंगे। क्या क्षेत्र बोलेंगे, मध्य क्षेत्र। ठीक है, तो यह देखेंगे यह दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह दूसरा खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र
यह है, ठीक है। अब बात कर लेंगे कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। हमें बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, हमें ये सीखना है कि इस क्षेत्र का क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, इस चीज को जानना है। और यहाँ पर कौन कौन से खनिज उपलब्ध है, ठीक है, या कौन कौन खनिज निकाले जाते हैं, चीजों को, इसी को जानना है, ठीक है। तो यह देखिए, यह छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ मतलब किनारे से इधर से, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ऐसे ही लिखिए पूरा तेलंगाना। तो इन क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात में, ये जो है आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, ठीक है, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी खनिजें मिलेंगी, इनको हम लोग भी दर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लौह मिलेगा, ठीक है, मैग्नीज, बॉक्साइट, ठीक है। यहां पर देखेंगे संगमरमर मिलेगा, संगमरमर, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। तो इस चीज की यहाँ पे क्या होगी, अधिकता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की खनिज जो है, आइए अब हम लोग जो है यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में चलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र लिखेंगे, दक्षिणी क्षेत्र, ये हमारा सी है, ठीक है। तो दक्षिणी क्षेत्र में ये कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे कि जो है ये कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। इसमें कर्नाटक, पठार एवं तमिलनाडु उच्च भूमि शामिल है, ठीक है। तमिलनाडु की उच्च भूमि जो है उच्च है, ठीक है, उच्च भूमियां इसके अंतर्गत जो है शामिल की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि किस चीज का जो भंडार मिलेगा, ठीक है, कौन से चीज मिलेंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ यहाँ देखेंगे लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क, मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे सोना, जिप्सम, डोलोमाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट आदि, ठीक है। आज जो है आज खनिज यहाँ पे निकाले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से। लेकिन एक चीज इसमें ये याद रखना है, यहाँ पर जो है अभ्रक, तांबा और कोयला नगण्य, ठीक है। इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ में से हम लोग इसी में नोट करेंगे, यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ कोयला, तांबा एवं अभ्रक, नगण्य, नगण्य, ठीक है,
इस क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। इस चीज को जानते रहिएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझते रहिएगा, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक। तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उत्तरी पश्चिमी वायु पे, ठीक है। अब जो है इसको उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पे चर्चा करेंगे, यानी कि आप जो है इस क्षेत्र पे आ जाएंगे, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। चर्चा करेंगे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि आप जो है इस क्षेत्र पे आ जाएंगे, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो हमारा अगला हो जाएगा डी नंबर, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे, आप देखेंगे कर्नाटक, गोवा एवं केरल इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो किस किस की अधिकता होगी, क्या चीज मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क, मैग्नीज, मैग्नीज, मोनोजाइट बालू, ये इंपॉर्टेंट है, मोनोजाइट बालू, ठीक है, मोनोजाइट बालू इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानते रहिएगा। जिरकॉन, जिरकॉन, ठीक है, इल्मेनाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट आदि, ठीक है, आदि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ चूना पत्थर भी नोट कर लीजिएगा, यहीं पे चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, आज जो है यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, आज। तो ये सब जो है इस क्षेत्र में मिलेंगे। अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे, एक और बचा है यहाँ पे, पूरा इस क्षेत्र जो है पूरा लेंगे, इसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप देखेंगे अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ पे शामिल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यूरेनियम अभ्रक स्टेराइड, यूरेनियम अभ्रक स्टेराइड, ठीक है, स्टेराइड खनिज तेल, खनिज तेल, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो हमने जो है यहाँ पे ये जो है डी और ई वाला सेक्टर का चर्चा कर दिया, ठीक है। मित्रों हमने जो है अभी क्षेत्र बांटे हैं, ठीक है। अब हम आगे जो है एक एक जैसे लौह अयस्क, ठीक है, सबसे पहले लौह अयस्क धात्विक खनिजों के अंतर्गत हम लोग लौह अयस्क अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब इसके बारे में हम जो है विधिवत या बड़े डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम अब अगले वीडियो में इसको लेके आएंगे। तब अब जो है हम लोग मिलते हैं एक नई बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।